बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में इंटेरोगेशन टेक्निक्स के मुतल्लिक हम जिस लेक्चर पे बात करेंगे वो है रीड टेक्निक। रीड टेक्निक इंटेरोगेशन में एक बहुत अहम टेक्निक समझी जाती है और सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्रिमिनोलॉजी के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय जॉन ई रीड इन द 1950s। इस टेक्निक के बानी जॉन ई रीड हैं। इन्होंने 50s के डेकेड में यूनाइटेड स्टेट्स में ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी। रीड वाज अ पॉलीग्राफिक एक्सपर्ट एंड फॉर्मर शिकागो पुलिस ऑफिसर। ये शिकागो में पॉलीग्राफिक एक्सपर्ट थे और पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जब भी किया जाता है किसी इंटेरोगेशन के दौरान, ये अक्यूज्ड की ट्रुथफुलनेस को जांचने का एक आला है कि वो जो बयान दे रहा है उसमें किस हद तक झूठ है, किस हद तक वो डिसीट कर रहा है, उसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। तो रीड वाज अ पॉलीग्राफिक एक्सपर्ट इन शिकागो पुलिस ऑफिसर। द रीड टेक्निक assumes that guilty individuals experience greater nervousness than innocent individuals when questioned by law enforcement. रीड टेक्निक इस बात पे बेस करती है कि जो गिल्टी इंडिविजुअल्स हैं, जब वो इंटेरोगेशन में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे होते हैं तो वो इनोसेंट लोगों के मुकाबले में ज्यादा नर्वस होते हैं। तो ये नर्वसनेस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में फिर वो इस बात का इजहार करते हैं कि जो क्वेश्चन के दरमियान ज्यादा नर्वस हो जाए उसके गिल्टी होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। तो री टेक्निक इस एक पॉइंट के ऊपर बेस करती है कि जो गिल्टी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें इनोसेंट लोगों के मुकाबले में नर्वसनेस ज्यादा होती है। तो इसी को बेस बना के रीड ने एक टेक्निक इन्वेंट की जिसके जरिए वो गिल्टी लोगों से कन्फेशन करवा लेते थे और उनका गिल्ट जो है वो इस इंटेरोगेशन में इस टेक्निक के नतीजे में उनका गिल्ट जो है वो नुमाया हो जाता था और फिर उस गिल्ट को वो एक्सप्लॉइट करके एक्यूज से कन्फेशन करवाते थे। तो ये रीड टेक्निक इन्वॉल्व्स थ्री कंपोनेंट्स। रीड टेक्निक में तीन कंपोनेंट हैं जो इसके बेसिस में हैं। नंबर वन इज फैक्चुअल एनालिसिस, देन इज इंटरव्यूइंग एंड देन इज इंटेरोगेशन। तो ये तीन स्टेजेस हैं इसकी रीड की टेक्निक की और इन तीन स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है जिस एक्यूज को भी रीड टेक्निक के मुताबिक इंटरोगेट करना है। तो ये तीन स्टेजेस में किया जाता है। तो पहली स्टेज उसकी जो है दैट इज फैक्चुअल एनालिसिस। फैक्चुअल एनालिसिस इज बेसिकली द बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के बारे में मुकम्मल ऑब्जर्वेशन जो है वो पहले हासिल की जाती है। ईच इंडिविजुअल सस्पेक्ट इज evaluated विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हर एक्यूज्ड के बारे में पहले से पता की जाती हैं। फैक्चुअल एनालिसिस लाइज नॉट ओनली ऑन क्राइम सीन एनालिसिस बट आल्सो इंफॉर्मेशन लर्नड अबाउट ईच सस्पेक्ट। एक तो इसमें क्राइम सीन एनालिसिस जो है वो पूरे के पूरे होते हैं कि क्राइम किस तरह हुआ था, क्राइम से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, किस तरह के सस्पेक्ट्स लोग थे, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, फिंगरप्रिंट लिफ्ट हुए हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है या इस तरह की जो चीजें हुई हैं वो सारी की सारी पहले पुलिस वालों के पास होती हैं और उसमें फिर इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है अबाउट द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट जो भी हो हमारे उनकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं खुफिया तहकीक की जाती है उनकी कि उन लोगों का किरदार क्या है। तो ये जब फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन में उसके अंदर ऑब्जर्वेशन जब हम देते हैं तो उसमें अप्लाइंग फैक्चुअल एनालिसिस रिजल्ट इन एस्टैब्लिशिंग एन एस्टिमेट ऑफ द पर्टिकुलर सस्पेक्ट्स प्रोबेबल गिल्ट और इनोसेंस बेस्ड ऑन सच थिंग। तो जब वो फैक्चुअल एनालिसिस इकट्ठे कर लिए जाते हैं उस शख्स के बारे में तो पुलिस वाले फिर उसकी एक एस्टिमेट लगाते हैं उस बंदे के बारे में कि वो गिल्टी हो सकता है, नहीं हो सकता, और उसको गिल्टी होने या ना होने की जो भी तावील पुलिस वाले बनाते हैं उसमें पांच छह चीजें इकट्ठी करते हैं। एक तो सस्पेक्ट्स बायोसोशल स्टेटस कि उसका स्टेटस बायोसोशल स्टेटस क्या है। बायोसोशल स्टेटस मींस कि उसका जेंडर क्या है, उसकी रेस क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसका मोहल्ले के अंदर रवैया क्या है, उसका दोस्तों के साथ रवैया क्या है, उसकी लाइफ के अंदर जो चीजें हुई हैं उससे उसका कंडक्ट कैसा रहा है। ये सारी चीजें उसके बारे में इकट्ठी की जाती हैं। इसको बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं और सस्पेक्ट्स एनालिसिस फैक्चुअल एनालिसिस भी कहते हैं। देन अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू कमिट द क्राइम कि लाइफ में उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या थी क्राइम कमिट करने की और उसके पास एक्सेसेस क्या थी और इस पर्टिकुलर केस में जिसमें उसको इंटेरोगेट करना है उसमें उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या थी क्राइम कमिट करने की।
और क्या वो क्राइम उसकी एक्सेस में था करना। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो उसके बारे में इकट्ठी की जाती है। ये फैक्चुअल एनालिसिस का पार्ट है ये भी। इसके अलावा और चीजें जो फैक्चुअल एनालिसिस में की जाती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर द क्राइम। क्राइम करने से पहले उसका बिहेवियर क्या था, क्राइम करने के बाद उसका बिहेवियर क्या है। और ये बहुत एक वैलिड रीजन है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट हम इसको कहते हैं, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द क्रिमिनल, कि क्राइम करने के बाद किसी शख्स का रवैया क्या था या कंडक्ट क्या था। क्या वो अपने क्राइम के ऊपर शर्मिंदा था, नादम था, फियरफुल था, या अपने क्राइम करने पे वो मुतमिन था, उसको सेटिस्फेक्शन थी कि उसने एक टारगेट अपना अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी के अंदर भी बाज जो लोग बदला ले लेते हैं अपनी किसी के साथ होने वाली ज्यादती का, तो वो फिर उसमें फख्र महसूस करते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैंने ये हरकत की है और मैंने अपना बदला ले लिया है। तो इसको कहते हैं सब्सिक्वेंट कंडक्ट। या वो शख्स किसी के सामने जाके एडमिशन करता है इस चीज का कि जी आज मुझसे फलां चीज सरजद हो गई है, या आज मैंने फलां हरकत कर ली है। तो बाज दोस्तों की महफिल में बैठ के करता है, फैमिली मेंबर्स की महफिल में बैठ के करता है, अपने क्लोज एसोसिएट्स हैं उनमें बैठ के करता है, या उसके पीयर्स हैं उसमें बैठ के करता है। तो इसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। तो उसमें रीड टेक्नोलॉजी टेक्निक में उसका सब्सिक्वेंट बिहेवियर भी इकट्ठा किया जाता है कि इसका सब्सिक्वेंट बिहेवियर क्या था, देयर मोटिवेशन एंड प्रोपेंसिटी टू कमिट द क्राइम। क्राइम करने की मोटिवेशन क्या थी और क्राइम करने की सलाहियत उनमें क्या थी। तो ये चीजें भी इकट्ठी की जाती हैं। इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उसके फिजिकल और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी हासिल किए जाते हैं जो उस वक्त हों जब क्राइम कमिट हुआ है। वो फिजिकली कहाँ था, उसकी हालत कैसी थी, उसकी कंडीशन कैसी थी, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे थे। द फैक्चुअल एनालिसिस इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द सस्पेक्ट एंड द क्राइम। तो ये क्रिमिनल के बारे में और क्राइम के बारे में उसके जो भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, विच विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग एन इंटेरोगेशन। इनको फिर यूज किया जाता है इंटेरोगेशन के दरमियान। रीड टेक्निक के मुताबिक जिस भी एक्यूज्ड को इंटेरोगेशन के प्रोसेस में गुजारना है, सबसे पहले उसके बारे में फैक्चुअल एनालिसिस इकट्ठे करने हैं, क्राइम के बारे में और उस एक्यूज्ड के बारे में। तो ये 5-6 चीजें हैं जो इसके फैक्चुअल एनालिसिस में शामिल होती हैं। हर एक्यूज्ड के बारे में ये फैक्चुअल एनालिसिस किए जाते हैं। एंड सच सस्पेक्ट बिलीव टू गिल्टी सच एज मोटिव आर द सस्पेक्ट पर्सनैलिटी टाइप। उसमें यह भी देखा जाता है कि इस शख्स का ये वाला क्राइम कमिट करने का मोटिव क्या था। उसमें यह भी देखा जाता है कि सस्पेक्ट्स की पर्सनैलिटी किस किस्म की है, क्या वो इस किस्म का हरकत कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे उसके बारे में फैक्चुअल एनालिसिस इकट्ठे करके उसकी एक फाइल बनाई जाती है, और इन्वेस्टिगेटर या इंटेरोगेटर जिसने भी इंटेरोगेशन करनी है वो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से मौजूद होती है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है और उसके सारे का सारा बायोडाटा उसके पास आ जाता है, फैक्चुअल एनालिसिस सारे उसके पास आ जाते हैं, तो फिर अगला काम है उसका बिहेवियरल एनालिसिस इंटरव्यू। उसका फिर इंटरव्यू किया जाता है जिसको बिहेवियर एनालिसिस इंटरव्यू कहते हैं। इसको उर्फे आम में BAI भी कहते हैं। BAI मींस बिहेवियर एनालिसिस इंटरव्यू, BAI बिहेवियर एनालिसिस इंटरव्यू। बिहेवियर एनालिसिस इंटरव्यू इसकी वो सेकंड स्टेज आ जाती है। इसमें एज अ नॉन एक्यूजेटरी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये नॉन एक्यूजेटरी क्वेश्चन आंसर होता है, इसमें उसके ऊपर कोई एक्यूजिशन नहीं देते, उसके ऊपर एक आम इंटरव्यू की तरह का इंटरव्यू करते हैं, इन्वॉल्विंग बोथ स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस एंड स्ट्रक्चर्ड बिहेवियल प्रोवोकिंग क्वेश्चन। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। एक इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन होते हैं, उससे आम बातचीत में खोज लगाने की कोशिश की जाती है, और दूसरा उसका बिहेवियर प्रोवोकिंग एक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोशिश करते हैं वो कि इसको प्रोवोक करें, और प्रोवोक करने में उसके साथ जो है उसके सिम्टम्स बाहर आए, क्या वो सच बोल रहा है या वो डिसेप्शन कर रहा है। तो उनका ख्याल ये है रीड टेक्निक का कि जब आप बिहेवियर प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करते हैं तो उससे बिहेवियर सिम्टम्स उसके ट्रूथनेस के या डिसेप्शन के वो सामने आ जाते हैं। इस इंटरव्यू का, बिहेवियर एनालिसिस इंटरव्यू का पर्पस ये होता है कि ये जान सके कि किस स्टेज पे आके इसने हमारे साथ झूठ बोलना है और कितना झूठ बोलता है, क्योंकि वो सारी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन पहले कर चुके होते हैं, वो इंफॉर्मेशन उनके साथ होती है। जो सवालों के जवाब वो एक्यूज देता है उसको कंपेयर करते हैं विद देयर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो वहां से पता चल जाता है कि ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है।
और चूंकि रीड टेक्निक बेस ही इस बात पे ऊपर करती है कि एक्यूज जो है वो ज्यादा नर्वस होते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के दौरान उसकी जितनी भी हरकत और सकनात हैं, बॉडी सिम्टम्स हैं, वर्बल नॉन वर्बल, उसकी जो कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपने जहन में रखता है और उसको वॉच करते रहते हैं, उसके ऑडियो वीडियो कैसेट्स के जरिए उसको वॉच करते हैं और वहां से बैठ के वो उसकी हरकत और सकनात देख के फैसला करते हैं कि ये किस हद तक सच बोल रहा है और किस हद तक ये झूठ बोल रहा है। द इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट आस्क बैकग्राउंड क्वेश्चंस। अब ये बैकग्राउंड क्वेश्चन मोस्टली वही होते हैं जो उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन हासिल की होती है। And then establish personal information about the suspect and to evaluate the suspect's normal verbal and non-verbal behavior. तो इस क्वेश्चंस का पर्पस ये होता है कि किसी भी एक्यूज्ड के नॉन वर्बल और वर्बल बिहेवियर को पहले से ये देखें कि इसका रवैया कैसा रहता है, इसका कंडक्ट कैसा रहता है। इन्वेस्टिगेटर देन आस्क बिहेवियर प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, तब फिर उसको गुस्सा दिलाने की, तैश दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि ये गुस्से में आए और उस गुस्से में आके फिर वहां से ये इलिसिट करते हैं डिफरेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज कि गुस्से में आके वो कौन सी हरकत करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। वहां से फिर वो पता करते हैं कि उसके अंदर ट्रूथफुल और डिसेप्शन कितनी है। तो ये बिहेवियर एनालिसिस इंटरव्यू सिर्फ इस पर्पस के लिए होता है टू डिटरमिन वेदर ये सच बोल रहा है, डिसीट कर रहा है, डिसीट कर रहा है तो कितना डिसीट कर रहा है। The BIA provides objective criteria to render an opinion about the suspect's truthfulness. तो इससे हमें सस्पेक्ट की ट्रूथफुलनेस का पता चलता है थ्रू इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्स टू द बिहेवियर प्रोवोकिंग एंड इन्वेस्टिगेटेड क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के नतीजे में इन्वेस्टिगेटर ये पता करने में कामयाब हो जाता है कि ये शख्स कितना डिसीट कर रहा है, डिसीटफुल कितना है और कहाँ कहाँ पे है, किस किस क्वेश्चन पे है। तो ये चूंकि उसकी रिपोर्ट पहले से इकट्ठी की होती है उन्होंने, तो उससे कंपैरिजन करते हैं, जो बिहेवियर प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं उसके जरिए कंपेयर करके उनको पता चल जाता है कि ये कितना डिसीट कर रहा है और कहाँ कहाँ पे डिसीट कर रहा है। अब इंटेरोगेशन का मरहला जब शुरू होता है तो इंटेरोगेशन शुड ओनली अकर व्हेन द इन्वेस्टिगेटर इज रीजनेबली सर्टेन ऑफ द सस्पेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट इन द इशू अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये जो दो रिपोर्ट्स पहले हासिल की जाती हैं उसकी, एक तो जो उसकी रिपोर्ट हमने हासिल की हुई है इब्तदाई जिसको बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, दूसरा उसका बिहेवियरल इंटरव्यू जो हुआ है उसके नतीजे में जब ये दोनों चीजें सामने आती हैं तो फिर फैसला होता है कि इसकी इंटेरोगेशन करनी है या नहीं करनी, इंटेरोगेशन की जरूरत है या नहीं है। अगर इंटेरोगेशन की जरूरत हो तो फिर उसकी इंटेरोगेशन होती है और उसके 9 स्टेप्स हैं इंटेरोगेशन के। इंटेरोगेशन में 9 स्टेप्स हैं रीड इंटेरोगेशन टेक्निक में। इन 9 स्टेप्स पे बेस करते हुए रीड टेक्निक के जरिए इंटेरोगेशन की जाती है। तो लेट्स सी कि हम देखते हैं वो 9 स्टेप्स कौन से हैं जिसको गुजार के इंटेरोगेशन मुकम्मल होती है। फर्स्ट इज द पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन। Positive confession is the investigator tells the suspect that the evidence demonstrates the person's guilt. If the person's guilt seems clear to the investigator, the statement should be unequivocal. तो सबसे पहली स्टेज में उसको बता दिया जाता है कि हमने जो तफ्तीश की है उसके मुताबिक आप गिल्टी हैं और उस गिल्ट में हमारे पास ये सबूत हैं और वो सारे उसको पॉजिटिवली कन्फ्रंट किए जाते हैं। वाज़े तरीके से उसको बता दिया जाता है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें आपके खिलाफ ये गिल्ट जो है वो साबित हो गया है और वो गिल्ट उसको बता दिया जाता है। तो उसके कोई चीज उससे खुफिया नहीं रखी जाती। रीड टेक्निक में जितनी भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसको कन्फ्रंट किया जाता है और पॉजिटिवली कन्फ्रंट किया जाता है। तो पहला स्टेप इज द पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन ऑफ द एक्यूज्ड विद द एविडेंस। दूसरी स्टेज पे आ जाती है थीम डेवलपमेंट। Theme development is the investigator then presents a moral justification for the offense, such as placing the moral blame on someone else or outside circumstances. तो थीम यह डेवलप किया जाता है कि ये जो कुछ भी आपने किया है इसमें आपका कसूर तो जितना भी है लेकिन आपके पास ऐसा करने की जस्टिफिकेशन थी। आपने अगर ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगी तभी आपने किया है। तो इसको कहते हैं थीम डेवलप करना। द इन्वेस्टिगेटर प्रेजेंट्स द थीम इन अ सिंपैथेटिक मैनर। तो वो कभी कन्फ्रंट नहीं करता इस स्टेज के ऊपर। वो ये कहता है कि अगर आपने मर्डर किया है तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव सम रीजन टू कमिट अ मर्डर। तो इस तरह ये अगर आपने चोरी की है, अगर आपने कार चोरी की है, अगर आपने कोई टिकेटी की है, अगर आपने कोई रॉबरी की है तो यू मस्ट हैव सम थीम या सम मॉरल जस्टिफिकेशन टू डू दैट। तो उसको इस बात पे वो रजामंद करने की कोशिश करता है कि वो थीम डेवलप कर ले कि उसने ये हरकत क्यों की है। तो ये सेकंड स्टेज है उसकी। एंड देन इज हैंडलिंग डिनायल्स। हैंडलिंग डिनायल्स में अब जाहिर है वो थीम डेवलपमेंट जब हो रहा है तो एक्यूज की कोशिश होती है
कि वो उससे डिनाई करे, वो इनकार करे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो रीड टेक्निक के मुताबिक इसमें हैंडलिंग द डिनायल तीसरे नंबर पे आती है कि अगर वो चीज को डिनाई करने की कोशिश करे तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो या इंटेरोगेटर जो है वो उसी स्टेज पे उसके डिनायल को हैंडल करता है। व्हेन द सस्पेक्ट आस्क्ड फॉर परमिशन टू स्पीक, अगर वो कहे जी नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूं, तो लाइकली टू डिनाई द एक्यूजिशन, तो उसका पर्पस ये होता है कि वो इस एक्यूजिशन को डिनाई कर दे। द इन्वेस्टिगेशन शुड डिस्करेज अलाउइंग द सस्पेक्ट टू डू सो। अगर एक बार इन्वेस्टिगेटर ने उसको इजाजत दे दी बोलने की और उसने क्राइम से इनकार कर दिया तो इन्वेस्टिगेटर का काम मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ इस स्टेज के ऊपर इन्वेस्टिगेटर उसके डिनायल को हैंडल करता है, उसको बोलने की इजाजत नहीं देता, उसको कहता नहीं तुम मुझे बता दो तो इसकी वजह क्या थी जो कुछ तुमने किया है, ये ना कहो कि मैंने नहीं किया। वो ये कहने की इजाजत ही नहीं देता कि ये मैंने नहीं किया। वो कहता नहीं मेरे पास सारे सबूत हैं कि ये तुमने किया है, अब तुमने मुझे सिर्फ थीम डेवलप करना है, तुमने मुझसे ये बताना है तुमने ऐसा किया क्यों है। The read asserts that innocent suspects are less likely to ask for permission and more likely to promptly and unequivocally deny the accusation. अब रीड कहता है कि उसका जो एक्सपीरियंस था रीड का वो ये कहता था कि जो इनोसेंट लोग हैं वो परमिशन नहीं मांगते बात करने की। अगर वो इनोसेंट हो तो फौरन वो दुहाई डाल देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं। अगर वो शख्स परमिशन मांग रहा है कि नहीं मुझे आप बात करने का मौका दे, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो डिनायल करना चाहता है। जो इनोसेंट होते हैं वो प्रॉम्प्टली डिनाई कर देते हैं, वो परमिशन ही नहीं मांगते। जब उसके ऊपर आप थीम डेवलपमेंट करने के लिए प्रेशराइज करते हैं उसको, तो वो फौरन ही कह देते हैं जी बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, ना मैं गिल्टी हूं। तो वो इस तरह करते अगर वो जो एक्यूज्ड होते हैं वो परमिशन सीख करते हैं बोलने की, वो बेसिकली परमिशन इसलिए सीख करते हैं कि उन्होंने रीड टेक्निक के मुताबिक डिनायल को हैंडल करना बहुत जरूरी है, सो दैट वो इससे इन्वेस्टिगेटर से या इंटेरोगेशन से वो बाहर ना जाए। चौथी स्टेज के ऊपर जो है वो दैट इज ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। जब आप उसको बोलने नहीं देंगे, जब आप उसको उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसको डिनायल नहीं करने देंगे, तो वो फिर उस पर ऑब्जेक्शन करेगा। When attempts at denial don't succeed, a guilty suspect often makes objections to support a claim of innocence. वो ऑब्जेक्शन करेगा और उसके फिर आप ना इसका पर्पस ये होगा कि वो इनोसेंस के लिए कोई क्लेम ला सके। जैसे आई वुड नेवर डू दैट बिकॉज आई लव माई फैमिली। मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूं, मुझे ऐसा करने की जरूरत क्या है, मैं तो पहले ही बहुत अच्छी जॉब पे हूं। तो इस तरह की वो इनोसेंस क्लेम जो है वो लेके आएगा और इसमें द इन्वेस्टिगेटर शुड जनरली एक्सेप्ट दीज ऑब्जेक्शंस if they were truthful rather than arguing with the suspect and use the objections to further develop the theme. तो इसमें इस स्टेज पे आके जो इन्वेस्टिगेटर है या इंटेरोगेटर है वो इसको डिनाई नहीं करता बल्कि वो इसको आर्गू करता है और यूज ऑब्जेक्शंस टू फर्दर डेवलप द थीम, और इससे वो इस ऑब्जेक्शंस को यूज करता है कि वो किसी न किसी तरीके से थीम डेवलपमेंट की तरफ आ जाए, वो वजह बता दे कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो ये उसकी चौथी स्टेज है। और पांचवी स्टेज के ऊपर प्रोक्योरमेंट एंड रिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट अटेंशन। जब आप उसको किसी और तरफ जाने नहीं देंगे और आपका पूरा फोकस ये होगा ये थीम डेवलप कर ले, तो ऐसी स्टेज के ऊपर रीड टेक्निक ये कहती है कि एक्यूज जो है वो लूज कर जाता है अटेंशन, वो लूज करता है ताकि थीम डेवलप होने की तरफ ना जाए। The investigator must procure the suspect's attention so that the suspect focus on investigator's theme rather than on punishment. तो ऐसे स्टेज पे उसकी रिटेंशन करनी है आपने अटेंशन की, ताकि वो थीम डेवलपमेंट की तरफ आए और थीम डेवलपमेंट की तरफ से हट के किसी और तरफ ना चला जाए। और वो और तरफ ये होगी, उसके जहन में ये खदशात होंगे अगर मैंने थीम डेवलप कर लिया तो फिर मुझे पनिशमेंट हो जाएगी, इसलिए वो रिलेक्टेंट होता है थीम डेवलप करने में। तो वन वे द इन्वेस्टिगेटर कैन डू दिस इज क्लोज टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द सस्पेक्ट। The investigator should also channel the theme down to the probable alternative component.
तो ऐसी स्टेज में रीड टेक्निक का ये है कि उसको थोड़ा सा उसके साथ इंटीमेसी दिखाने की कोशिश करा कि थीम डेवलपमेंट रीड टेक्निक के मुताबिक भी इसी तरह ही है कि सस्पेक्ट को अगर ये फियर है कि मैं पनिशमेंट मुझे हो जाएगी, तो ऐसी स्टेज पे आके ये इंटेरोगेटर का काम है कि वो उससे वो उस फियर को खत्म करे कि जिसकी वजह से वो हेजिटेंट है टू कन्फेस हिज क्राइम। छठी स्टेज पे हैंडलिंग द सस्पेक्ट्स पैसिव मूड। तो सस्पेक्ट उस वक्त जब देखता है कि मेरी किसी तरफ से कोई चीज नहीं सुनी जा रही और किसी बात का असर नहीं इन्वेस्टिगेटर पे हो रहा और ये मुझे चारों तरफ से घेर रहा है, द इन्वेस्टिगेटर शुड इंटेंसिफाई द थीम प्रेजेंटेशन and concentrate on the central reason he is offering a psychological justification and continue to display an understanding and sympathetic demeanor in urging the suspect to tell the truth. ऐसी स्टेज पे ये छठी स्टेज बहुत टीडियस स्टेज है जहां पे इन्वेस्टिगेटर उसको प्रेशराइज कर रहा होता है बेसिकली साइकोलॉजिकली कि वो अपना जुर्म तस्लीम करे उसके सामने। तो छठी स्टेज में हैंडलिंग द सस्पेक्ट्स पैसिव मूड और उसको उस पैसिव मूड से निकाल के और उसको थीम डेवलपमेंट और कन्फेशन की तरफ लेके आना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। एंड देन द सेवंथ इज पैसिव मूड से निकालने के लिए उसके पास क्या तरीकाकार होता है। द सेवंथ इज प्रेजेंटिंग एन अल्टरनेटिव क्वेश्चन। वो एक अल्टरनेटिव सजेशन उसको देता है, उसके सामने एक मुतबादल क्वेश्चन रखता है और वो मुतबादल क्वेश्चन भी उतना ही खतरनाक होता है जितना उसका थीम डेवलपमेंट होती है। द इन्वेस्टिगेटर शुड प्रेजेंट टू चॉइसेस। तो रीड टेक्निक में ये दो चॉइसेस को दिए जाते हैं। नंबर वन, एज्यूमिंग द सस्पेक्ट्स गिल्ट एंड डेवलप एज अ लॉजिकल एक्सटेंशन फ्रॉम द थीम। तो इसमें एक तो यह है कि वो गिल्ट तस्लीम कर ले और दूसरा वो उसकी लॉजिकल एक्सटेंशन ही होती है, वो भी जो दूसरा ऑप्शन होता है। विद वन अल्टरनेटिव ऑफरिंग अ बेटर जस्टिफिकेशन फॉर द क्राइम। इसमें वो एक क्राइम की बेटर जस्टिफिकेशन दे रहा होता है ताकि एक्यूज जो है वो बेटर जस्टिफिकेशन की तरफ आके फॉरन कन्फेशन कर ले कि हाँ मैंने इसलिए क्राइम किया है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू प्लान दिस थिंग आउट और डिड इट जस्ट हैपन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं, या तुमने सोच समझ के किया था या अचानक हो गया था तुमसे। अब इन दो चॉइस में से उसने एक चॉइस लेना है और जो भी चॉइस ले वो अल्टीमेटली उसको लीड करेगा टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम। अगर वो कहता है जी अचानक मुझसे हो गया था, तब भी वो गिल्टी है कि उसने कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि ये काम मुझसे हुआ था। अगर वो कहे जी मैंने प्लान करके किया था, तो नॉर्मली ये होता है कि अक्यूज्ड ये पहला वाला जो ऑप्शन होता है कि डिड यू प्लान दिस थिंग, तो वो इससे इनकार करती थी मैंने प्लानिंग कोई नहीं की थी, और वो इस बात पे आ जाते हैं कि यस इट वाज डन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो ये रीड टेक्निक के मुताबिक उसको एक अल्टरनेट क्वेश्चन दिया जाता है और एक डायरेक्ट एलिगेशन वाला क्वेश्चन होता है, एक अल्टरनेट क्वेश्चन होता है। तो वो फौरी तौर पर फिर एक्यूज जो है वो अल्टरनेट क्वेश्चन की तरफ चला जाता है और उसको वो ओके कर देता है कि यस इट हैपेंड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसके बाद 8 नंबर पे जो टेक्निक है, हैविंग द सस्पेक्ट ओरली रिलेट वेरियस डिटेल ऑफ द ऑफेंस। फिर उसको कहा जाता है कि जो डिटेल है इवेंट की, यस इट हैपेंड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, तो लेकिन आप हमें वो डिटेल बताएं कैसे हुआ था। आफ्टर द सस्पेक्ट एक्सेप्ट वन साइड ऑफ द अल्टरनेट, द इन्वेस्टिगेटर शुड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड विद अ स्टेटमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट एक्नॉलेजिंग द एडमिशन। तो जब वो ये कहे कि हाँ जी मुझसे एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये हो गया था, तो फिर फॉरन इन्वेस्टिगेटर का काम है कि उसको इस बात पे पक्का कर ले, हाँ यार ये वाकई आपसे स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ था, लेकिन आप हमें बताएं स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ कैसे था। तो उससे फिर वो एडमिशन की तरफ चला जाएगा कि हाँ मुझसे हुआ था। द इन्वेस्टिगेटर देन आस्क्ड टू ऑब्टेन अ ब्रीफ ओरल रिव्यू ऑफ द बेसिक इवेंट्स। फिर वो उससे पूछता है अच्छा हमें बेसिक इवेंट्स बताओ, स्पर ऑफ द मोमेंट में हुआ था तो कैसे हुआ था। वो उसको हम चेन ऑफ इवेंट्स कहते हैं। तो चेन ऑफ इवेंट्स वो उससे पूछता है। जब चेन ऑफ इवेंट्स वो बताना शुरू हो जाता है और कंप्लीट कर लेता है, तो इससे उसका क्राइम एस्टेब्लिश हो जाता है कि उसने सारी चीज और सारा वकूआ मान लिया और हमें बता दिया। तो फिर उसको इस तरह कन्वर्ट एन ओरल कन्फेशन टू अ रिटन कन्फेशन।
जब वो ये सारा वकूआ बता देता है अपनी जुबान से, फिर उसके आगे कागज और पेंसिल रखते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये जो कुछ आपने हमें बताया है इसको अपने हैंड राइटिंग में हमें लिख दो कि वकूआ इस तरह हुआ था। The investigator must convert the oral confession into a written and recorded confession। तो जब वो सारी बात बता रहा हो तो उसका ओरल कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं रीड टेक्निक के मुताबिक, और उसका एक रिटन कन्फेशन भी कागज पे ले लेते हैं। तो इस 9 स्टेप के बाद उसका वो सारा कंप्लीट हो जाता है, वो एडमिशन भी कर लेता है और वो ऑडियो रिकॉर्ड भी कन्फेशन की करवा देता है, और वो एक रिटन और जो कन्फेशन है वो भी दे देता है। तो इस तरह 9 स्टेप के अंदर रीड टेक्निक के मुताबिक इंटेरोगेशन मुकम्मल होती है और इंटेरोगेशन कल्मिनेट्स ऑन द कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड। तो ये है टोटल रीड टेक्निक। अब रीड टेक्निक के मुताबिक इसमें बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि ये रीड टेक्निक जो है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है और ये इतनी इसमें अंडर प्रेशर और अंडर कॉर्शन रखा जाता है एक्यूज्ड को कि एट टाइम्स जो कन्फेशन है वो जो एक्यूज्ड इनोसेंट एक्यूज वो भी कन्फेशन कर लेते हैं। There has been considerable academic research on various aspects of police interrogation, including whether interrogation method can lead to false confession। तो इसमें बहुत क्रिटिसिज्म हुई है रीड के ऊपर कि ये इसके जरिए फॉल्स कन्फेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और एट टाइम्स जो इनोसेंट लोग होते हैं जो पुलिस की इन चालाकियों को नहीं समझ सकते वो उनके नरगे में आ जाते हैं और नरगे में आके वो गलत कन्फेशन कर लेते हैं। तो इसमें गलत कन्फेशन के इम्कानात रीड टेक्निक में बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये आती है डिसर्निंग ट्रूथ और डिसेप्शन। One aspect of read approach is to train investigator to discern when a suspect is lying by analyzing non-verbal behavior during the initial interview. Critics question whether training can actually lead investigator to do so and point to various studies concerning the ability to discern truth from lying। कि क्या पुलिस वाले इतने तजर्बाकार होते हैं कि सिर्फ बातों से उनको पता चल जाए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो वो कहते हैं यहाँ पे पुलिस वालों से गलती होने का इम्कान होता है कि बाज दफा एक्यूज सच बोल रहा होता है और पुलिस वाले कहते हैं ये डिसेप्शन कर रहा है। तो इस तरीके से ये पुलिस वालों की इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग अगर ना हो कि वो सिर्फ बात सुन के झूठ और सच का फैसला कर लें तो कहते हैं ये ज्यादती है एक्यूज के साथ। और बाज दफा इसमें एक्यूज नहीं भी होता, वो पर्सन इनोसेंट होता है, सच बोल रहा होता है, लेकिन पुलिस समझ रही होती है कि ये डिसेप्शन कर रहा है। देन द फॉल्स कन्फेशन। False confession is critics argue that various features of the Reid interrogation method may lead certain innocent suspects to confess। ये जो रीड टेक्निक है ये एक एग्रेसिव टेक्निक है, इसके बारे में कोई शक नहीं है कि ये एक एग्रेसिव टेक्निक होती है फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, और इसके अंदर वो एग्रेशन दिखाते हैं और उसको नरगे में लाते हैं, उसको बातों में लाते हैं, उसको बहलाते फुसलाते हैं, उसको कॉर्शन में लाते हैं ताकि वो किसी न किसी तरीके से अपना कन्फेशन कर ले। इसकी स्टेज नंबर 5 और 6 जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जिसमें डिनायल उसका है, करने की कोशिश कर रहा है और उसको पुलिस वाला डिनायल नहीं करने देता। इट मीन्स दैट इंटेरोगेटर उसको सही तरीके से लिसन नहीं कर रहा, इज नॉट गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी ऑफ ए फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे रीड टेक्निक जो है वो फॉल्टी होती है जब आप उसको डिनायल नहीं सुनते, और डिनायल सुनने के बाद दूसरी स्टेज आती है जहां पे उसको ऑल्टरनेट सजेशंस देते हैं कि तुमने ये जुर्म प्लानिंग करके किया था या तुमने ये एट द स्पर ऑफ द मोमेंट किया था। ये दोनों उसको जो ऑप्शन दिए जाते हैं दोनों ऑप्शन उसको गिल्ट की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे रीड टेक्निक जो है वो एक्यूज के साथ ज्यादती करती है। अगर वो इनोसेंट हो तो उनकी बात नहीं सुनती और वो उसको इनोसेंट होने का किसी भी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करती। इवन इनोसेंट लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए रीड टेक्निक जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा कन्फेशन जो है वो फॉल्स होने के इम्कानात होते हैं। According to some critics, read technique may lead to false confession, including मेल क्लासिफिकेशन, द पुलिस एट्रीब्यूटिंग डिसेप्शन टू ट्रूथफुल सस्पेक्ट। एक तो ये मेल क्लासिफिकेशन हो सकती है कि वो बंदा सच बोल रहा हो और पुलिस वाले कह रहे हैं ये डिसेप्शन दे रहा है। देन कॉर्शन, इसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है, जैसा मैंने आपको कहा स्टेज 5, 6 और 7 पे कॉर्शन होता है उसके साथ। तो ये कॉर्शन जो है वो उसके नतीजे में उससे कन्फेशन कराया जाता है। एंड द लास्ट इज कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मीन्स जब उसको आप अल्टरनेट सजेस्ट कर रहे होते हैं तो वो अल्टरनेट सजेशन भी इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि वो उसमें कन्फेशन की तरफ चला जाए। तो पुलिस उसको कंटेमिनेट करती है, उसकी सारी की सारी जितनी भी डिनायल है उसको।
such as when police officer present non-public information to the suspect and the suspect incorporates that information in his or her confession, तो वो उसको जो है माउथ स्पूनिंग भी कर रहे होते हैं साथ साथ कि तुमने ये अचानक किया था या प्लानिंग से किया था। तो इस तरह की चीजें जो है वो उसको जब वो बताते हैं तो इससे उसकी सारी कंटेमिनेशन हो जाती है, उसके बयान जो भी अक्यूज के हों। तो ये रीड जो टेक्निक है वो बहुत क्रिटिसिज्म इस पे होता है, बीइंग इट्स एग्रेसिवनेस, एंड इसके अंदर चांसेस काफी ज्यादा है कि इनोसेंट बंदे से भी वो कन्फेशन करा लें, या जो लोग ज्यादा चालाक नहीं होते, होशियार नहीं होते, इनोसेंट लोग होते हैं, या जिनमें ज्यादा वो पुलिस वालों को हैंडल नहीं कर सकते वो उनकी एग्रेसिवनेस को, तो वो इसका शिकार हो जाते हैं। तो ये था हमारा रीड मेथड जो इंटेरोगेशन का था। तो कल हम इंशाल्लाह पीस मेथड पे बात करेंगे। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।